बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान की स्पेशल ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान ज़रिया बदबान और मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद होंगे हमारे सीनियर एंकर पर्सन वसी शाह साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और किचन में शेफ़ अनम शेख ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, जिनसे हम मज़े की रेसिपीज़ भी सुनेंगे और उन रेसिपीज़ को वो बना के भी हमें दिखाएंगी। हमें रोज़ खिलाती भी हैं और बड़ा अच्छा खाना अनम बनाती हैं। मैंने कहा आज उनकी तारीफ भी हो जाए क्योंकि हम उनको मिस कर जाते हैं। ये नहीं कभी बताते हैं कि जो अनम ने रेसिपी शेयर की थी, जो आप लोगों को सिखाया था, वो बना कैसा था। तो 2 रोज़ों से तो हम खा रहे हैं, तो खाना तो बड़ा अच्छा बन रहा है। तो मिर्ची ज़्यादा डाल दी जी आपको अगले रमज़ान तक याद रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। नहीं, वो भी मैं इंशाल्लाह अगले दिन मैं ज़रूर बताऊंगा अपने सारे व्यूअर्स को भी। और हम उम्मीद ये करते हैं कि जो रमज़ान का तीसरा रोज़ा जो कि मुकम्मल होने जा रहा है, खैर आफियत से सबके रोज़े गुजरे हों, अच्छे तरीके से गुजरे हों और मौसम का जो एक रोल है वो बड़ा ज़बरदस्त रहा है रोज़ों को अच्छे तरीके से गुजारने। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अनवार ऐसा है कि आज थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई है। सुबह से हम देख रहे हैं कि सूरज चमक रहा है और मुख्तलिफ शहरों में जो गर्मी है थोड़ी सी बढ़ना शुरू हो गई है, लेकिन घरों में जब आप मौजूद हैं तब वहाँ पर ठंडक का एहसास है। लेकिन जो ही आप गाड़ी लेकर बाहर निकलते हैं किसी न किसी काम से, तब आपको पता चलता है ओ हो गर्मी है। अभी आप ये गाड़ी पे हैं तो आप इसलिए गाड़ी को सिर्फ डिस्कस कर रही हैं, जो बाइकों पे फिर रहे हैं, जो बसों में फिर रहे हैं, उनका भी सोचें जरा। उनका भी नहीं। अब मैं तो अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गाड़ी से मुराद ये नहीं कि मेरी गाड़ी से मुराद आप कोई भी व्हीकल ले लें, लेकिन जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो उस वक्त आपको गर्मी की शिद्दत का भरपूर अंदाजा हो रहा है। वैसे गर्मी की शिद्दत में कंटिन्यू करें, गर्मी की शिद्दत किचन में जाएं वहां पे जाके जरा थोड़ी सी शिद्दत को महसूस करते हैं। अनम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अनम आज हम क्या बनाने लगे? जी, आपको पता है कि अंडे तो नजर आ रहे हैं मुझे। वैसे भी खाना बनाने से पहले आपको पता है कि हाथ धोने बड़े जरूरी है। खाना आपने बनाना तो हाथ भी आप ही धोने। हाथ धोना बहुत जरूरी है और हाथ जो है वो हम डिटॉल के जो हैंड वॉश है उसके साथ धोएंगे और पानी का इंतजार करते हैं। हाँ, लेकिन नहीं, मैं आपको यही बताने लगी थी कि मैं हाथ धो चुकी थी। अच्छा, नहीं, अगर आप हाथ धो चुकी तो इतना मैंने आपके हाथ नहीं धुलवाने। तो बेसिकली मैंने जो है वो डिटॉल के हैंड वॉश के साथ अपने हाथ जो है वो वॉश किए अच्छी तरीके से, और ये आपके हाथों को क्या करता है, बड़े अच्छे तरीके से जो है उसको मॉइस्ट करता है और उसको एक मॉइस्चराइजर जो है, एक बेस आपको हाथों पे बड़ी ज़बरदस्ती मिलती है और प्लस जो है आपके हाथों से एक महक बड़ी ज़बरदस्ती जो आती है। ये तो मेरा ख्याल है कि सबसे बेस्ट चीज़ है, सबसे बेस्ट यही चीज़ है। क्योंकि हम बहुत सारे जब हैंड सोप यूज़ कर रहे होते हैं, हैंड वॉश यूज़ कर रहे होते हैं, तो कुछ सिट्रस टाइप होते हैं, किसी का फ्लेवर कुछ और होता है। तो एक आपको इसमें भी डिफरेंट वैरायटीज मिल जाएंगी जब भी आप किसी शॉप पर जाएंगे डिटॉल सोप को खरीदने के लिए। लेकिन आप मुझे ये बताइए आज हम कश्मीर कुकिंग ऑयल में क्या पकाने जा रहे हैं? इसको वॉश करने के बाद तो जो जर्म्स हैं वो तो फौरन से पहले भाग जाते हैं और जब वो भाग जाते हैं तो फिर किचन में आना आपके लिए सबसे बहुत इजी हो जाता है और आप एक हाइजीन तरीके से जो है अपना काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं डायनामाइट चिकन। अच्छा, तो डायनामाइट चिकन जो है आप डायनामाइट प्रॉन्स तो मैंने सुने थे ना। हाँ, चिकन भी यही बताने लगी थी कि बेसिक जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो है डायनामाइट चिकन की, लेकिन हमने उसके अंदर जो फ्यूजन किया हुआ है वो हमने उसके अंदर जो है डायनामाइट जो है वो श्रिम्प्स या प्रॉन्स में इसको कन्वर्ट कर दिया। डायनामाइट एक्चुअली मैं आपको बता देती हूँ कि डायनामाइट जो है बेसिकली एक सॉस का नाम है। आप इसके अंदर डायनामाइट वेजिटेबल्स भी बना सकते हैं, तो वो कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई मीट होगा तभी आप उसको कुक कर सकते हैं। डायनामाइट जो है ऑन साइड सॉस भी यूज की जा सकती है। तो इसके लिए जो है मैं चिकन लिया है मैंने हाफ kg बोनलेस हम यूज करेंगे। आप चाहें तो इसको क्यूब्स फॉर्म में कर ले या स्ट्रिप्स फॉर्म में कर ले, इट्स टोटली अप टू यू। इसकी इजीली फ्राई हो जाएगा। हाँ, इजीली फ्राई हो जाएगा। इसकी मैरिनेशन के लिए इसमें एग जाएगा, इसमें कॉर्नफ्लावर और मैदा और नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी। और जो इसकी सॉस है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डायनामाइट सॉस है उसके लिए हम यूज़ करेंगे 1 कप के करीब जो है मायोनीज, इसमें जाएगी थोड़ी सी केचप, उसमें जाएगी स्वीट चिली सॉस, साथ में इसमें जाएंगे थोड़े से ऑरिगेनो और सॉल्ट और ब्लैक पेपर। अच्छा, आपने यहाँ पे जर्दी रंग भी रखा हुआ है, जो जर्दे में ये फूड कलर हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपने एक फ्लेवर एक कलर अच्छा कलर ऐड करने के लिए जो है बेसिकली मैंने इसको रखा हुआ है। जो चिकन में बेसिकली कलर जो है आएगा, क्योंकि सॉस जो है वो स्लाइट सी ऑरेंजिश पिंक कलर की ही होती है। तो ये एक दफ़ा आप बेस सॉस रेडी कर ले, उसके बाद आप चाहे तो चिकन के साथ डायनामाइट एंजॉय करें या प्रॉन्स के साथ, या आप उसको वेजिटेबल्स के साथ एंजॉय करें। चलें, आप अपनी रेसिपी स्टार्ट करें। वैसे कल मुझे लिप्टन की चाय मिल गई थी और मेरा दिल सच में बाग हो गया था, गार्डन हो गई थी मैं। तो इंशाल्लाह आज भी हम अपने मेहमानों को जरूर लिप्टन की चाय पिलाएंगे। आप रेसिपी स्टार्ट कीजिए, मैं फिर अनवार की तरफ चलती हूँ, जरा हमसे जानती हूँ अनवार मुल्क में हालात हाजरा क्या चल रहे हैं? किचन के हालात हाजरा तो हमने जान ली हैं और जो मुल्क के हालात हाजरा हैं वो लोग हमें बार बार कुछ मैसेजेस भी आए, कॉल्स भी आए कि यार आप रमजान के शो में भी सियासत पे बात करते रहते हैं। जैसे कल शेख रोहेल असगर साहब भी हमारे साथ थे,
और उन्होंने भी हमसे ये बात की कि यार मैं तो ये सोच कर आया था कि आप मेरे से रमज़ान पर बात करेंगे, लेकिन सियासत पर बात करना भी ज़रूरी है। और अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से हम देख रहे हैं कि सेनेट की जो 48 नशिस्तें हैं उस पर पोलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जो कि होने जा रहा है 2 अप्रैल 2024 को। और इसके साथ साथ आज सेनेट की 6 ज़िमनी सीटों पर इंतखाब के लिए पोलिंग भी हुई है। हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं, जिनमें एमक्यूएम भी है, जमात इस्लामी भी हैं, उन्होंने सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया है। और इत्तेहादी हुकूमत के हवाले से भी ये खबर है, जहां अब देखने में आ रहा है कि इत्तेहादी हुकूमत के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो भी इस वक्त मंजर आम पर आना शुरू हो चुके हैं। पहला जो इख्तलाफ है वो इन दोनों गवर्नमेंट के सामने पेश आ चुका है, मुस्लिम लीग नून के दरमियान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। और ये इख्तलाफ आया है चेयरमैन इरसा की तकर्री के हवाले से। ओहो, तो मतलब ये कि इख्तलाफात का जो सिलसिला है शुरू उसकी हो गया। पहली बुनियाद रखती गई है और चेयरमैन इसको इरसा के जमहूरियत के हवाले हुस्न से। का नाम दिया जाएगा, ये भी मैं बता दूं। जी हाँ, ये तो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि इख्तलाफी राय होना चाहिए ताकि आप आप बेहतर ये फैसलों समझिए में कि लोगों वलीमे की की अभी पेमेंट भी नहीं हुई और दूल्हा दुल्हन के दरमियान लड़ाई लड़ाई हाँ, शुरू हो लड़ाई गई शुरू हो है। गई। शाह साहब ने बड़ा जबरदस्त बड़ी प्यारी बात बड़ी की है, बड़ी हाँ। प्यारी बात की। और ये जो दूल्हा दुल्हन की लड़ाई, ये जो जबरदस्ती की शादी भी जिसे कहा जा रहा है, ये भी लोग कह रहे हैं कि शाह साहब ये कितनी देर तक चलती है, आपको कितनी देर तक नजर आ रही खुद है? आप बल्कि भी निगरान हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। यार अपना देखिए, बात यह है कि चलना चाहिए चीज़ों को, बिल्कुल जब चलना तक आप चाहिए। चलाएंगे, जब तक आप चलाएंगे नहीं, ऑपोजिशन अपनी ऑपोजिशन करे, जो हुकूमत है वो अपनी हुकूमत करे, जब तक आप कंसिस्टेंसी जो है वो इस वक्त आप जब बाहर के लोगों से बात करें, जब आप डोनर से बात करें, किसी भी सतह पे आप बात करें, तो लोग बाज़-औक़ात ये कहते हैं कि ठीक है आप एक प्रोजेक्ट पेश कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, मुख्तलिफ इदारों से, और उसमें बहुत हमें नज़र आ रहा है कि इस प्रोजेक्ट में बहुत पैसा है जी। और सिर्फ $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है, और ठीक है हम यहाँ से मिसाल के तौर पे इसको $1.5 बिलियन उठा के लेके जाएंगे, मगर कंसिस्टेंसी की गारंटी कौन देगा? सबसे बड़ा जो इस बिल्कुल वक्त ऐसे ही। कई मसाइल में से एक है। तो मेरे ख्याल में मिल बैठ के जब तक ये आपस में रूल्स ऑफ द गेम तय नहीं करेंगे सब लोग, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ना इनको कुछ मिलेगा, ना आवाम को कुछ मिलेगा। अच्छा यही शाह लड़ाई साहब, आप झगड़ा खुद भी और निगरान चीज़ें सेटअप का हिस्सा रहे हैं, आपने सियासी जमातों के दीगर मामलात को देखे, और एक पार्टी तो वैसे कि जिसको लोगों की तरफ से भी यही कहा जा रहा है और हम अपनी आंखों से भी देख रहे हैं कि वो बिल्कुल पीछे लग कर रहेगी, दीवार से लग कर रहेगी है। आपको क्या लग रहा है प्रॉब्लम कहाँ पर है? सियासतदानों की तरफ है या मामलात कहीं और से, या फिर दोनों तरफ से अगर थोड़ी सी नरमी बरती जाए तभी ये मुल्क जो है वो किसी अच्छी डगर पर चल सकता है? अपनी असेसमेंट क्या है आपकी? देखिए, बर्दाश्त में प्रॉब्लम है। एक केक है और उस केक में से सब लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हम अपना हिस्सा जो है वो सबसे ज़्यादा ले लें। कोई ये नहीं सोचता है कि इतना पोटेंशियल है कि अगर थोड़ी देर के लिए हम केक पे झपटने के बजाय आपस में डिस्कशन कर लें तो हम इतने बड़े साइज़ का केक बना सकते हैं कि जिस केक में से हम हिस्सा लेना चाह रहे हैं, इससे ये पूरा जो केक है इससे ज़्यादा दुगनी तिगनी साइज़ जो है वो हम हिस्सा मिल सबको जाएगा। मिल सकता है। हर पार्टी को मिल सकता है, हर फर्द को मिल सकता है, हर इदारे को मिल सकता है। मगर मसला ये है कि बैठने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। अनाए जो हैं वो लाजिम बात है कि गालिब हैं, एतबार नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, चूँकि यक पहलू नहीं है, किसी एक चीज़ की आप निशानदेही नहीं कर सकते। ठीक है। बहुत सारे मसाइल हैं और यानी कि यानी कि रवैयों में बहुत सारे मसाइल हैं। मिसट्रस्ट है, बेईमानी है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे आप कमिटमेंट करते हैं, उस कमिटमेंट के ऊपर पूरा नहीं उतरते हैं। ठीक है। दूसरे को जब आप ऑपोजिशन में होते हैं, कोई भी जब ऑपोजिशन में होता है, आप देखें ना क्यों हम जो अपने जो लीडरान हैं उनके बार बार बयानात और वो चलाते हैं। हैरत अंगेज़ तौर पे जब आप ऑपोजिशन में होते हैं किसी भी नौयत की, मैं इस वक्त किसी का नाम नहीं ले रहा, जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो जो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल आप समझिए कि आप कहते हैं कि हराम की हद तक होती हैं, वो एकदम से जब गवर्नमेंट में आते हैं तो आप हलाल हो जाती हैं। हलाल हो जाती है, और जब बिल्कुल आप ऐसी। गवर्नमेंट में होते हैं और जो चीज़ें आपको हलाल लग रही होती हैं, जब आप दोहरा opposition मयार। में वो जाते यू हैं, टर्न की इतना- सियासत हर किसी की Yes. तरफ से ही जा रही है। ठीक है, चलें। तो कीजिए, कुछ चीजें हैं, मतलब आप पॉलिसी के ऊपर कीजिए ना। ठीक है। मिसाल के तौर पे ये बात समझ में आती है कि कोई कहता है सड़कें बनाए, कोई कहता है तालीम पे लगाएं, यहाँ तक तो समझ में आता है। ठीक मगर है। कुछ चीजें जो बहुत बुनियादी हैं जिसके बगैर चल ही नहीं सकता चल ही नहीं सकता मुल्क, निज़ाम, उसके बिल्कुल ऊपर ठीक। तो आपको चलें, common, ठीक है। इसी पर मजीद बात करते हैं सीनियर तजियाकार शौकत पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस नशिस्तें थी उसका मामला पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से भी अब मुस्तरद हो चुका है, तो अब आपको लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी? जी बहुत शुक्रिया, और शाह साहब तशरीफ रखते हैं, मेरा बहुत बहुत सलाम उनको। यकीनन वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि एक लीगल बैटल है, और जिस तरह इलेक्शन सब लाइव है? कमीशन पहले जी, उन्होंने मेरा चैलेंज खुशी किया, सलाम पेश कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने चैलेंज किया जाकर पेशावर हाई कोर्ट में, और बड़ी अजीब सी बात है कि अपने चॉइस की हाई कोर्ट में वो गए। वो पेशावर हाई कोर्ट पे पहले भी उनको बहुत सारे रिलीफ मिले हैं, और उनका ख्याल था
कि पेशावर हाई कोर्ट से उनके हक में फैसला आएगा। और अगर मैं ये कहूँ, जो मेरी पीटीआई के कुछ दोस्तों से बातचीत हुई है इस हवाले से, तो दे आर शॉक्ड रादर। वो सोच नहीं सकते थे कि पेशावर हाई कोर्ट से इस मामले पर उनको रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन डेफिनेटली जो मैं समझता हूँ कि अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से जाकर वो रिलीफ मांगने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको मैं याद कराता चलूं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जब बल्ले के निशान का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया था, तो जो इस वक्त चेयरमैन है पीटीआई के बैरिस्टर गौहर खान साहब, उन्होंने वहाँ ये खदशा जाहिर किया था कि अगर हमें बल्ला नहीं मिला तो फिर हमारी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हमें नहीं मिलेंगी। तो अब चूंकि बल्ला नहीं मिला था, मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, तो सुप्रीम कोर्ट में भी मैं समझता हूँ कि फिर जो पहले उन्होंने खुद अपनी कंटेंशन जाहिर की थी वहां पर बल्ले का निशान लेते वक्त, तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में भी उनको कोई रिलीफ मिलेगा, क्योंकि बड़े स्ट्रांग लॉजिक आए पेशावर हाई कोर्ट की आज जजमेंट में। सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट का उन्होंने हवाला दिया, फिर आइन का सही। लेकिन पराचा साहब, जिस पार्टी की हम अभी बात कर रहे हैं उसके लिए मुश्किलात कम नहीं पिछले 2 सालों से, लेकिन जो पार्टी अब इख्तिदार में पहुंच चुकी है, लगे रहा है कि फूलों का बिस्तर अब उसके लिए पास भी मयसर नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना में 2 अहम वजारतें, वजारत दाखिला भी और वजारत खजाना भी, इन दोनों वजारतों पर नून लीग के बंदे नहीं हैं। ये मामला क्या है? क्या वजह है कि इस हकदार पर दोबारा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता? और दूसरा ये भी है कि अगर उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता तो क्या उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई दूसरा बंदा अवेलेबल नहीं था कि वज़ीर दाखिला और वज़ीर खजाना के ओहदे बाहर से इंपोर्ट किए गए लोग या डाउनलोड किए गए लोगों पर ट्रस्ट करके किया जा रहा है? चौधरी असदुर रहमान साहब टोबरटेक सिंह के कुछ 4-5 बार वो एमएनए बने नून लीग के टिकट पे। फिर जस्टिस खलील रमदे साहब के हवाले से तो बिल्कुल ही सारी चीज क्लियर है, ये उनके मुखालिफिन क्या कहते रहे। चौधरी फारूक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, मियां नवाज शरीफ ने उनको बनाया था। तो औरंगजेब साहब चौधरी फारूक के बेटे हैं, जस्टिस खलील रमदे के भतीजे भी हैं और सन इन लॉ भी हैं, और असदुर रहमान के भी भतीजे हैं। तो मुझे वैसे नहीं समझ आती कि ये वजारत खजाना नून लीग से बाहर कहाँ चली गई। अगर मैंने 3 रिश्ते आपको गिनवा दिए और इमीडिएट रिश्ते बता दिए। दूसरी बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला बने हैं, तो खुद जो मुखालिफिन है वो कहते रहे कि सारी गेम वो नून लीग की कर रहे थे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह पंजाब चलाया है आपके सामने है, शाह साहब तो खुद आपने बार बार हवाला दिया, वो मौजूद हैं और वो भी केयर टेकर सेटअप में थे। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस्ड हैंड अगर पाकिस्तान को वजीर दाखिला की शक्ल में मिल रहा है तो मेरा ख्याल है उसको वेलकम करना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसमें पड़ जाएं कि वो उनका है या नहीं है। इस वक्त वैसे भी इत्तेहादी हुकूमत है, उसमें एमकेएम भी शामिल है, प्लस पीपल्स पार्टी का वोट भी मिला है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए। इस वजह से उनको 200 के करीब वोट पड़े और आज यूसुफ रजा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट के लिए वो सेनेटर बने हैं, अभी तो 204 उनको वोट मिले हैं। तो नेसेसरली जो इत्तेहादी हैं वो किसी न किसी फॉर्म में आएंगे हुकूमत में, और वो आ भी रहे हैं। और पराशर साहब, आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो इख्तलाफात का पहला वाकया है वो भी रुनमा हो चुका है। चेयरमैन इरसा की तैनाती के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, इस मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौकिफ को ही बिलाखिर तस्लीम किया गया। तो डे 1 से तो हम ये देख रहे हैं कि जरदारी साहब की बात कर लें या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर लें, जो वो कहते हैं होता वही है, क्योंकि वो समझते हैं कि वो जायज बात कर रहे हैं। ठीक है। इरसा बना ही इसलिए था कि सूबों की इनपुट आनी चाहिए। सूबे अपने 18वीं तरमीम की स्पिरिट क्या है कि सूबे बाख्तियार हों। एक तरफ आप 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को अख्तियार दे रहे हैं, उनको फाइनेंस दे रहे हैं, यानी पैसे दे रहे हैं, और ऊपर से इस तरह की चीजें जहां सूबों का डायरेक्ट कंसर्न हो। पानी का मामला पाकिस्तान में बड़ा क्रूशल मामला है, पानी की तकसीम कोई आसान काम नहीं है, और इरसा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था। मेरा ख्याल है कि अच्छा फैसला है मियां शहबाज शरीफ साहब का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, कि अगर किसी का कंसर्न आता है तो उसको अकोमोडेट किया जाए। और यही स्पिरिट कल हमें नजर आई जब अली अमीन खान गंडापुर आए, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आज़म से मिले और फिर सब ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने भी कहा, अली अमीन खान ने, कि हम कोई भी ऐसा मुतालबा नहीं करेंगे जो नाजायज हो या जो नामुमकिन हो। सदर ममलिकत ने आज उसको वेलकम किया है कल की मुलाकात को। तो
वो जो एक कंसर्न है ना कि पता नहीं हुकूमत चलनी है नहीं चलनी, पता नहीं लड़ाई होती रहेगी, तसादम होता रहेगा, अगर ये स्पिरिट है कि अगर किसी का कंसर्न है तो वो, हालांकि जफर महमूद साहब सेक्रेटरी कॉमर्स रहे हैं और जगहों पे भी फेडरल सेक्रेटरी रहे हैं, बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं, लेकिन चूंकि एक सूबे ने एतराज कर दिया तो ये अच्छी बात है। यही कोalition होती है, कोalition में चले हम उम्मीद करते हैं जिस स्पिरिट की आप बात कर रहे हैं वो स्पिरिट कायम रहे, जमहूरियत का हुस्न इसी तरह से बरकरार रहे कि अगर कहीं किसी पार्टी से कोई रिजर्वेशन आई है तो उसको सुना जाए, Welcome उस किया पर अमल भी किया जाए। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा आप ज्वाइन देखते रहिए पे खान।